हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यदि कोई भी कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है, तो उसके यदि उसमें से करंट फ्लो हो तो उसमें क्या अपीयर हो जाता है, टॉर्क अपीयर हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, टॉर्क अपीयर हो जाता है। यहाँ पे फोर्स अपीयर हो जाता है जिसके कारण वो क्या होने लग जाती है, टॉर्क अपीयर कर देती है और घूमने लग जाती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। दोबारा सुनिए, जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो कॉइल क्या करने लग जाती है, रोटेशन करने लग जाती है। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और टॉर्क की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या टॉर्क जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो होता है आई ए बी साइन थीटा। जो थीटा एंगल है वो इसका रेक्टेंगल कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अब यदि मान लीजिए इस कॉइल पे एन टर्न्स हैं तो हम बोल देंगे आई ए बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, एन आई ए बी साइन थीटा। जब भी कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो वहां पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला है एन आई ए बी साइन थीटा। अच्छा, ये बात सभी को क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है। तो हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बाय विच वी कैन डिटेक्ट द करंट थ्रू द सर्किट। कि किसी सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो हो रही है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे करंट को। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इसका यही होता है जो अभी मैंने मूविंग कॉइल का समझाया, कि जब भी एक मूविंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसमें से करंट फ्लो कराई जाती है, तो उसमें क्या अपीयर हो जाता है, टॉर्क अपीयर हो जाता है। ये बातें हम सीख चुके हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन की, कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो हम बोलेंगे a coil of copper wire is wound over is fixed along axis of a metal iron cylinder। कि एक मेटल आयरन सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे क्या होती है, एक कॉइल बाउंडेड है, ठीक है। एक कॉइल को हमने क्या कर दिया, एक मेटल सिलेंडर के रूप में एक मेटल सिलेंडर लिया और उसके ऊपर बाउंड कर दिया, ठीक है, कॉपर वायर। द कॉइल इज फिटेड फ्री द रोटेशन विद द टू एंड्स ऑफ द कॉनकेव पोल मैग्नेट। और ये जो कॉइल है वो फ्री रोटेशन कर सकती है किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ की कॉनकेव टाइप की मैग्नेट, जिसको आप सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी बोल देते हैं। कॉनकेव टाइप की मैग्नेट है, उनके बीच में रोटेट कर लिए। ये कॉनकेव ही क्यों ली, ऐसे सीधी क्यों नहीं ली, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी वाली बात। यहाँ तक बात क्लियर हुई। क्या मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉइल होती है वो एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर क्या होती है, वाउंड होती है। वाउंड होने के बाद ये नॉर्थ और साउथ टाइप की जो मैग्नेट हैं, जो कि कॉनकेव शेप की हैं, उनके बीच में रखी जाती है। डायग्राम समझ में आया आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि स्प्रिंग यहाँ पे हमने अटैच कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस कॉइल के साथ में ही ऊपर एक पॉइंटर डिनोट कर दिया, यहाँ पे एक स्केल लगा दिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल। आई थिंक डायग्राम आप सबको समझ में आया होगा। ये कॉइल जो कि मैंने दो मैग्नेट्स के बीच में रख दी और एक सिलेंडर के ऊपर बाउंड है, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, व्हेन ए सिलेंडर सॉफ्ट आयरन कोर is mounted between two poles of a magnet, then applied magnetic field is always tangential to the surface of the coil, so it creates the maximum torque always। अब हम बताते हैं कि हमने ये एक्चुअली में इस शेप में ही क्यों लिया है और यहाँ पे बीच में सिलेंडर क्यों लगाया है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरीके के हम मैग्नेट्स लेते हैं और इसके बीच में सिलेंड्रिकल लगा देते हैं, और आपको पता है कि यदि हम इसको ऊपर से देखें तो इसके ऊपर इस तरह से हमने एक कॉइल लगा दी है। ये हमारा सर्किल था, आप इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए ये सर्किल था और सर्किल के ऊपर मैंने इस तरह से कॉइल लगा दी। सर्किल है, पूरा ऐसे सिलेंडर है और उसके ऊपर कॉइल माउंट कर दी, मतलब ऐसे लंबी, ठीक है, इस तरह से, मतलब ये पूरी ऐसे नीचे तक जा रही है कॉइल। जैसे आपने देखी थी ना कॉइल रखते थे हम, उसको अब की बार हमने किस पे रख दिया, एक सिलेंडर पे रख दिया। बस इतना सही तो कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉइल जैसे ही हमने सिलेंडर पे रखी, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है नॉर्थ और साउथ से कॉनकेव लेने से क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रेडियल फील्ड। कौन सा फील्ड, रेडियल, मतलब हर तरह से इस तरह से निकलेंगे इसमें रेज,
और ये सिलेंडर है तो ये भी क्या बनाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हालांकि जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन ये सिलेंडर और इन कॉनकेव टाइप की मैग्नेट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो रेडियल निकला, इस तरह से। समझ में आई आप सभी को बात? ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, NIAB साइन थीटा। और यहाँ पे एरिया, इसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल है ना बेटा, फिर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम इस वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लाइन इस तरह से भी ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस रेडियल फील्ड से क्या होगा कि हम ए और बी के बीच का एंगल क्या बना पाएंगे, 90 डिग्री। इसलिए हमने इसकी जो मैग्नेट है उसकी शेप को भी ऐसा रखा है, और यहाँ पे जो हमने फील्ड बनाया है वो हमने कैसा बनाया, रेडियल, और किस कारण से, सिलेंड्रिकल शेप आयरन कॉइल बीच में रख के। ठीक है, आप बात समझ में आई कि हमने ऐसे सिलेंडर के ऊपर कॉइल को क्यों लपेटा और हमने इस तरीके की मैग्नेट क्यों ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने साइन थीटा बना लिया ना स्टूडेंट्स, वो हमने बना लिया 90 डिग्री। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, NIAB। तो समझ में आ गया हमने मैग्नेट ऐसी क्यों ली। देखिए मैंने आपको सिंपल से बताया कि हम ये दो टर्मिनल लिए, हमने यहाँ पे करंट दी, करंट देने के बाद में आपको पता है यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कॉइल रखी होती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग कनेक्ट की और यहाँ पे पॉइंटर। अच्छा, साथ ही मुझे पता है कि मैंने, अब सवाल ये उठता है कि हमने इस शेप की मैग्नेट क्यों ली, और हमने बीच में सिलेंड्रिकल आयरन कॉइल क्यों, जो उसके ऊपर क्यों कॉइल को बांधा। ठीक है, सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर क्यों कॉइल को बांधा। तो इसकी बात हमारे पास यही कि यहाँ से हमें क्या डेवलप करना था, रेडियल फील्ड डेवलप करना था, ताकि ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये बात आप सभी को क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमें पता चला कि हमने रेडियल फील्ड क्यों लिया, सभी को पता चला हमने रेडियल फील्ड क्यों लिया, और उसका रीजन क्या था। तो क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बने, वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बने वो कैसा बने स्टूडेंट्स, 90 डिग्री बने। ओके, 90 डिग्री बने, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, कॉइल को, कोर को भी सिलेंड्रिकल लिया है, और जो इसकी ये हैं मैग्नेट्स हैं उनको हमने कॉनकेव शेप में रखा है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अब ये वर्किंग किस तरह से कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो देखिए वर्किंग की बात करते हैं। अच्छा देखिए, एक सिंपल सी बात बताते हैं, आपने सभी ने चाबी वाले खिलौने देखे होंगे। जब हम किसी खिलौने में चाबियां भरते हैं तो एक पोजीशन उसमें भरते जाओ, बहुत इजीली भरी जाएगी, लेकिन एक पोजीशन जब वो उसको पूरी फुल चाबी भर देते हैं तो अब उस चाबी को घुमाना बहुत हार्ड होता है उसके बाद में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इफर्ट, और एक कंडीशन ऐसी आती है वो घूम ही नहीं रही, चाहे कितना इफर्ट लगा लो वो टूट ही जाएगी, लेकिन वो घूमेगी नहीं। ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे आप एक कपड़े का भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम कपड़े को घुमाते हैं तो एक कंडीशन पे जाके वो कपड़ा अब आगे नहीं घूमेगा, वो हमें उतना ही फोर्स दोबारा लगाने पड़ जाएगा, उतना ही फोर्स दोबारा लगाने लग जाएगा ना। सेम यहाँ पे होगा। देखिए जब ये कॉइल घूमेगी तो यहाँ पे हमने अटैच कर दी स्प्रिंग, तो उस स्प्रिंग, ये जो कॉइल जब घूमेगी तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या बना देगी, इस स्प्रिंग के अंदर रोटेशन बना देगी, टॉर्क बना देगी, और ये स्प्रिंग क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। अब ये स्प्रिंग जब घूमेगी तो एक कंडीशन तक ही ये कंप्रेस हो सकती है, एक कंडीशन तक ही ये क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स। तो ये जब कंप्रेस कब होगी, जब इसके द्वारा उत्पन्न हुआ टॉर्क। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आ रही है। अब देखिए एक इस बात को समझिए कि स्प्रिंग का इसका टॉर्क तो पता चला, ये टॉर्क तो क्या बना रहा है, NIAB, क्योंकि साइन थीटा तो हट गया, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग किस तरह से टॉर्क बना रही है, तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके फाई के, मतलब ये जितना एंगल क्रिएट करेगी, जितने एंगल तक ये स्प्रिंग घूमेगी, जितने एंगल तक ये स्प्रिंग घूमेगी उसके प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। उसके क्या प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क। टॉर्क उसके प्रोपोर्शनल होता है जितना स्प्रिंग घूमेगी। तो यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें मिलता है K5। यहाँ से हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 डिग्री एंगल, और जो यहाँ पे K होता है ना स्टूडेंट्स, सॉरी इक्वल आएगा, यहाँ पे जो K होता है इसको हम बोलते हैं
टॉरिशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉरिशनल कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग टॉर्क। ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं? के को। इसको हम बोलते हैं टॉरिशनल कांस्टेंट। अच्छा, इस बात को हम इस तरह से भी समझते हैं कि एक डिग्री उसको शिफ्ट कराने में, एक डिग्री स्प्रिंग को घुमाने में जो टॉर्क बन रहा है वो है टाउ। एक डिग्री घुमाने में जो टॉर्क बन रहा है मान लीजिए वो है के। तो 5 डिग्री घुमाने में कितना लगेगा? टॉर्क कितना बनेगा? तो ये कितना हो जाएगा? K5। टॉर्क कितना बन जाएगा? K5। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो हमें पता चला एक इक्वेशन तो हमारे पास टॉर्क की आई और दूसरी ये आई। अब जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो ये जो होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। मतलब अब घूम ही नहीं सकती, अब फिक्स पॉइंट हो गया। जैसे स्टूडेंट्स, जब ये इसके इक्वल आ जाएगी स्प्रिंग के, इसका रोटेशन इस स्प्रिंग के इक्वल आ जाएगा तो अब ये घूमेगी क्या? नहीं। अभी आपको मैंने बताया वो क्या करने लग जाएगी? अपोज करने लग जाएगी। उसके मोशन का क्या करने लग जाएगी? अपोज। और उस कंडीशन पे ये क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। मतलब ये पॉइंटर हमें एक रीडिंग शो करेगा और रीडिंग से हम क्या पता लगाएंगे? उस करंट में उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन आया है और किस डायरेक्शन में आया है। बात समझ में आई? कितना डिफ्लेक्शन आया है और किस डायरेक्शन में आया है। तो हमने कैसे निकाला? एंड अब ये दोनों टॉर्क इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएंगी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 तो NI AB इज टू K5। ये बात सभी को क्लियर हुई? NIAB इज टू K5। और यहां से यदि बेटा मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट आ जाएगा I इज टू K5 NAB। अच्छा, आप ये सब मैंने नीचे भेज दिया NAB। अच्छा, आपको पता है K कांस्टेंट है, ठीक है, N कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स, A जो है वो एरिया है कॉइल का, ये B। तो इन तीनों को मैंने एक अलग से कांस्टेंट मान लिया G। तो ये हो गया I इज टू G5। और ये जो बेटा G होता है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि I जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के, कि जितना वो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा करंट उसके क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो करंट मेजर बाय डिफ्लेक्शन ओनली। लेकिन यहाँ पे जो करंट जो मेजर हो रही है ना केवल डिफ्लेक्शन बता पाती है। क्या बता पाती है? केवल डिफ्लेक्शन, कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें बात समझ में आई, करंट किसके प्रोपोर्शनल है? फाई के एंगल के प्रोपोर्शनल है। अभी समझ में आया? I इज टू G5 और ये हमने निकाले I इज टू 5। दोबारा मैं एक बार आपको ये बात रिवाइज करा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर जो ये रेडियल कॉइल बनाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उससे हमें फायदा हुआ कि ये जो फॉर्मूला बनता है टॉर्क इज टू NIAB साइन थीटा, और ये साइन थीटा की वैल्यू बेटा आपकी बार क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा साइन 90। तो 1 होता है टॉर्क की वैल्यू ये बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई कि जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क बनता है वो हो गया NIAB, ये बन गया। अब हम बात करते हैं कि अब वो जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग को भी घुमाएगी और एक कंडीशन तक ही घुमा सकती है, फिर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे और अब नहीं घूमेगी। उस कंडीशन पे पॉइंटर एक रीडिंग शो करता है और उस रीडिंग को ही करंट का डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये अभी हमने सीख लेंगे, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? यदि इसका टॉर्क हम निकाल लें तो स्प्रिंग का टॉर्क हमने निकाल लिया कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो एंगल कितनी ट्विस्ट हुई है, वो स्प्रिंग कितनी ट्विस्ट हुई है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई जो एंगल है, ठीक है, वो एंगल जिससे स्प्रिंग शिफ्ट हुई है। तो टॉर्क इज टू K5। जो K होता है यहाँ पे, जो K होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है? टॉरिशनल कांस्टेंट होता है स्प्रिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम इक्वल कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, पॉइंटर को फिक्स करने के लिए। तो दोनों को इक्वल किया तो यहाँ से हमारे पास I आ गया K5NAB, और KNAB को मैं G बोल सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ से आता है फिगर ऑफ मेरिट टॉपिक आता है, ठीक है। अब फिगर ऑफ मेरिट टॉपिक क्या होता है देखिए, द फ्लो ऑफ करंट विच प्रोड्यूस ए वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। द फ्लो ऑफ करंट विच प्रोड्यूस ए वन स्केल डिवीजन, कि इस स्केल में यदि डिवीजन शो आउट कर रहा है
तो उसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। इज डिनोटेड बाय जी, और जो यूनिट होती है फिगर ऑफ मेरिट की वो होती है एम्पियर अपॉन डिवीजन, एम्पियर अपॉन डिवीजन। देखिए दोबारा, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट विच प्रोड्यूस ए वन स्केल डिवीजन, कि ए ही स्केल में यदि वो डिवीजन को शो कर रही है इन गैल्वेनोमीटर इज नॉन एज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि जो उसमें करंट फ्लो हो रही है यदि वो स्केल में डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो उसे हम क्या बोल देंगे? डिवीजन शो कर रही है वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, तो उसको हम बोल देंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट करंट, कि पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन है, इसको हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर हो बहुत अच्छा सेंसिबल हो, ताकि फटाफट रीडिंग दे दे, फटाफट डिटेक्ट करके फटाफट हमें आंसर दे। तो सेंसिटिविटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? तो देखिए करंट सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट करंट, तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं तो आपको पता है फाई अपॉन आई हो गया, और आई की वैल्यू आपने निकाली थी कैसे? एन आई ए बी इजिकल्स टू वो जो था वो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये तो स्प्रिंग का जो टर्निंग टॉर्क आ रहा था उसके इक्वल हो गया ट्विस्टिंग टॉर्क जो आ रहा था, और यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाली थी तो आई थी के फाई अपॉन एन आई एन ए और ये हो गया बी। तो यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करी, तो ये हो गया के फाई अपॉन एन ए बी, और ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के। तो हमें क्या पता चला कि करंट सेंसिटिविटी कितनी आ रही है? एन ए बी अपॉन में के। अब हम बात करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी डिपेंड किस किस बातों पे कर रही है। तो आपको पता है करंट सेंसिटिविटी यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स यदि हम बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर अच्छा सेंसिटिव हो, तो हम सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं एरिया, यदि हम कॉइल का एरिया बढ़ा दें तो भी हम क्या कर पाएंगे? सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये आएगी, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, उसको मैनेज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे? रेडियल तो हमने कर दिया, साइज ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का साइज बढ़ा के भी हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं के, जो कि हमने बोला है टॉरिशनल कांस्टेंट। तो आपको पता है यदि टॉरिशनल कांस्टेंट की वैल्यू को यदि हम कम कर दें, यदि टॉरिशनल कांस्टेंट की वैल्यू को हम कम कर दें तो भी हम क्या कर पाएंगे? कम कर दें तो हम क्या कर पाएंगे? सेंसिटिविटी को ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। तो बात समझ में आई? इन तीनों को तो बढ़ाने पर और टॉरिशनल कांस्टेंट की वैल्यू को घटाने पर हम अच्छी से अच्छी क्या पाएंगे? गैल्वेनोमीटर ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? वो होती है एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन वी। हम इसे क्या बोल सकते हैं? फाई, और वी को हम क्या बोल सकते हैं? आई आर। फाई और आई की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं, क्या होती है? के फाई एन ए बी आर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन ए पी अपॉन में के आर। तो बात वही आई कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेफिनेशन डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट वोल्टेज। और यहाँ पे हमें पता चला कि डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट वोल्टेज तो हमने निकाल लिया, इसी के साथ हमने क्या निकाल लिया? इसका फॉर्मूला। तो इसमें नीचे आर और आ गया, इसमें नीचे आर और आ गया। अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम उस वायर को के रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो हम क्या कर पाएंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब हम उस वायर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, ये तो करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिबल है, कितना जल्दी डिफ्लेक्शन दे रहा है, उसको हम बोल देंगे सेंसिटिविटी। तो हम सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, एरिया को इंक्रीज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, और जो उसका टॉरिशनल कांस्टेंट है स्प्रिंग का
उसको घटा दें तो हम क्या कर पाएंगे, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। और इसके साथ हम कहते हैं यदि हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दें तो भी हम वोल्टेज वो कम कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो आपकी सभी की बात यहाँ तक क्लियर हुई, आपको सभी को समझ में आया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी किस तरह से एक इन पे डिपेंड करती है, करंट नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और टॉर्जनल कांस्टेंट पे।